नमस्कार, संजीवनी एस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पुनः उपस्थित हो गए हैं एक नए अध्याय को लेकर। आज हम उत्तराखंड के इतिहास का 5वां अध्याय अध्ययन करने वाले हैं और ये अध्याय है कुमाऊं का महान चंद्रवंश। लेकिन चंद्रवंश को पढ़ने से पहले हमें 4 अध्याय में हमने क्या पढ़ा उसका संक्षेप में उसको दोहरा लेना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। तो पहले अध्याय में हमने महान कुनिंद वंश के बारे में बात की थी। द्वितीय अध्याय में हमने कुनिंदों के पश्चात के उत्तराखंड को पढ़ा था। तीसरे अध्याय में हमने कार्तिकेय वंश को पढ़ा था और चौथे अध्याय में हमने कत्यूरी को पढ़ा था। और जब हमने कत्यूरी वंश के बारे में बात की थी, उनको पढ़ा था, तो हमने ये देखा कि अपनी स्थापना के कुछ वर्षों पश्चात ही कत्यूरी वंश छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगा था। जिस राजकुमार का जहाँ मन में आया उसने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया और इस प्रकार से पूरा उत्तराखंड छोटे छोटे इलाकों में या राज्यों में टूट गया। तो इससे कत्यूरियों की शक्ति क्षीण होने लगी, वे दुर्बल होने लगे और इसका फायदा अन्य राजवंशों के उदय होने में मिला। तो कई नवीन राज्यों की उत्पत्ति हुई और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इस प्रतिस्पर्धा का सामना कत्यूरी नहीं कर पाए। तो कुमाऊं में चंदों को और गढ़वाल में पवारों को उदय का अवसर मिला और इस अवसर में वे नहीं चूके और इस प्रकार से कत्यूरी वंश समाप्त हुआ। तो कुमाऊं में चंद वंश की उत्पत्ति हुई और गढ़वाल में पवारों की उत्पत्ति हुई। तो आज हम जो है इस चंदों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कुमाऊं क्षेत्र में और उसके पश्चात जो है हम गढ़वाल के जो है पवार वंश का अध्ययन करने वाले हैं। तो याद कीजिए, एक बात विशेष है कि अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे हमने कार्तिकेय वंश के बारे में बात की थी और हमने कहा था जब ये वंश का अवसान हो गया यानी वो समाप्त हो गया तो एक कहावत प्रचलित हो गई थी कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। तो बी.डी. पांडे चंदों के आगमन के लिए लिखते हैं कि धरती पे पुनः उजियारा हो गया और जो है चारों ओर उजाला फैल गया। तो इससे इस वंश की महत्ता का पता चलता है। तो अगर हम चंदों और पवारों को दोनों को देखें तो ये समकालीन वंश हैं अलग अलग भूमि में और इन्होंने मध्यकाल में ही नहीं बल्कि आधुनिक उत्तराखंड पर भी राज किया जब तक कि गोरखे आके इनको पराजित नहीं कर पाए। तो इस अध्याय में हम कुमाऊं के चंद वंश का अध्ययन करने वाले हैं जो कि एक दीर्घकालिक वंश है। कई शताब्दी तक इसने राज किया और सबसे ज़्यादा जो है अगर हमें पता है तो कुमाऊं के चंद और पवारों के बारे में ही पता है इनसे पहले के राज्यों की तुलना में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप शुरू करते हैं अपना कुमाऊं का महान चंद्रवंश। तो सबसे पहले हम अपना जो पहला शीर्षक हमारा वो है हमारे जानकारी के स्रोत, यानी कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो चंदों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस हेडिंग को लिख लेते हैं, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत। तो अगर हम इसको देखें जरा ध्यान से, देखें जानकारी के स्रोतों के बारे में, तो देखिए इस वंश के संबंध में ना यानी कि चंद राजवंश के संबंध में जानकारी के बेहिसाब स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी कि स्रोतों की कोई कमी नहीं है और इन स्रोतों को अध्ययन की सुविधा के लिए कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम पहला स्रोत ले लें तो वह है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और अगर हम दूसरे के बारे में बात करें तो वह है हमारा चंद साहित्य, यानी चंदों का अपना साहित्य, चंद साहित्य। तीसरे की अगर हम बात करें तो वह है पवार साहित्य, यानी पवार राज्य का साहित्य, पवार साहित्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौथा जो है हमारा वो है हमारा मुस्लिम राजाओं का, यानी मुस्लिम साहित्य, क्योंकि समकालीन भारत में जो है उस टाइम पे मुसलमानों का राज था तो इसलिए हम मुस्लिम साहित्य को चौथा स्थान देते हैं और ये भी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके अलावा पांचवा ये है कि विदेशी यात्री, यानी कि इस काल में उत्तराखंड में कुछ विदेशी यात्री भी आए हैं, विदेशी विद्वान या यात्रियों के विवरण। तो देखिए अगर हम बात करें स्रोतों के बारे में तो पुरातात्विक स्रोत है, चंद साहित्य है, पवार साहित्य, मुस्लिम साहित्य है और विदेशी विद्वान या यात्रियों के विवरण भी हैं।
तो अब इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इनको अगर अभी यहाँ पढ़ें तो एक ये तारतम्यता खत्म हो जाएगी हमारी और हमें ठीक से समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम चंद राज्यों को पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे तमाम स्रोत जो हैं एक एक करके आ जाएंगे, जहाँ उस स्थान पे उस पर डिटेल में चर्चा करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इनके केवल हेडिंग्स लिखे हुए हैं हमने कि पुरातात्विक स्रोत, चंद साहित्य, पवार साहित्य, मुस्लिम साहित्य, विदेशी विद्वानी यात्रियों के विवरण। तो एक एक करके विस्तार से ये अपने अपने समय पे आ जाएंगे और तब वहां पे इनको पढ़ना सरल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इस वंश के संस्थापक के बारे में। तो पहले इस शीर्षक को लिख लेते हैं, इस शीर्षक को लिख लेते हैं। और ये जो शीर्षक है हमारा, चंद वंश का संस्थापक, चंद वंश का संस्थापक, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, चंद वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो संस्थापक, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारा ये। इंपॉर्टेंट हेडिंग क्यों है, अभी इस चर्चा से और आने वाले शीर्षक यानी हेडिंग्स की चर्चा से इस बात को समझ में आपको आ जाएगा। और यहीं से उत्तराखंड का इतिहास थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और यहीं से विद्यार्थियों को समस्या भी होती है। लेकिन फिर याद दिला दूं, मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड के इतिहास में कोई गड़बड़ नहीं है और ये बहुत सरल इतिहास है अगर ठीक से देखा जाए तो अगर हम इसके बारे में बात करें, इस चंद वंश के बारे में बात करें तो इसकी विशेष बात ये रही, देखिए, तो ये जो चंदों का संस्थापक है ना, तो याद कीजिए एटकिंसन के बारे में, एडवर्ड टी एटकिंसन। तो इन्होंने जो उत्तराखंड का इतिहास लिखा है, असल में हर एक उत्तराखंडी को या उत्तराखंड को जानने या उसका जिज्ञासु व्यक्ति को एटकिंसन का जो है कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत इन्होंने की इनसे पहले कोई नहीं कर पाया और ना ही इनके बाद कोई कर पाया। और आज भी उत्तराखंड का जो स्रोत है, जानने के स्रोत जो हैं, उसमें एटकिंसन का जितना योगदान है उतना दूर दूर तक शायद किसी का नहीं है। तो एटकिंसन के बारे में बात करते हैं। तो एटकिंसन ने चंद वंश के संस्थापक में प्रकाश डाला है और उन्होंने जो है प्रकाश डाला है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें, एटकिंसन के बारे में, तो देखिए, तो एटकिंसन कहते हैं कि इस वंश का जो संस्थापक है ना, ये सोमचंद है। इस वंश का संस्थापक सोमचंद है और एटकिंसन का ही अनुसरण करते हुए बद्रीदत्त पांडे भी ऐसा ही कहते हैं, बद्रीदत्त पांडे भी ऐसा कहते हैं। ये दोनों ही बड़े नाम हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में या उत्तराखंड के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं ये विद्वान, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, एटकिंसन कहते हैं वो दो कहानियों का वर्णन करते हैं जो उत्तराखंड के क्षेत्र में प्रचलित थी। तो वो कहानियाँ क्या हैं? तो सबसे पहले तो हम एक मानचित्र ले लेते हैं, उत्तराखंड का। और ये जो हमारा मानचित्र है, अगर हम इसके बारे में बात करें, इस मानचित्र को देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इस मानचित्र को देखें और हम इस बात करें आगे, तो ये कहा जाता है एटकिंसन के द्वारा। तो एटकिंसन कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ था एक बार कि जो ये हमारा चंपावत वाला इलाका था, तो इस चंपावत वाले इलाके में बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई थी। अशांति क्यों फैली थी? याद कीजिए, इससे पहले कत्यूरी थे और कत्यूरी राजकुमार आपस में लड़ रहे थे। तो जब आपस में वो लड़ रहे थे तो इससे प्रजा का जीना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि शासन व्यवस्था उस टाइम पे कोई भी नहीं रही। तो इससे जिसका जो मन में आया, जो बलशाली था वो निर्बल पर हावी हो गया और इससे लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा दूभर हो गया। और इस कारण से जब लोग परेशान हुए तो क्या हो गया कि कुछ सभ्य लोग जो थे तो उन लोगों ने एक पंचायत की, यानी कि एक सभा बुलाई और उस सभा में ये निर्णय लिया गया कि हमें इस समस्या का समाधान करना है। और समाधान कैसे करना है? समाधान इस प्रकार से करना है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करें तो याद कीजिए, हमने हर्षवर्धन को पढ़ा था और हमने कहा था कि हर्षवर्धन अंतिम महान शासक था मध्यकालीन उत्तराखंड का।
तो हर्षवर्धन के कारण जो है कन्नौज बहुत बड़ा राज्य बन चुका था उत्तर भारत का, और जब भी कोई विवाद होता था तो कन्नौज के राजा से ही उस विवाद में हस्तक्षेप करने और उसको सुलझाने के लिए प्रार्थना की जाती थी छोटे राज्यों के द्वारा। तो परिणाम ये हो गया कि कन्नौज जो है पूरे उत्तर भारत का केंद्र बन गया था। तो जब पूरे इतिहास के विद्यार्थी इस बात को भली भांति जानते हैं, तो इन लोगों ने भी ये जो है विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें भी कन्नौज के राजवंश से सहायता मांगनी चाहिए ताकि हम अपने इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकें। तो जो कुछ लोग जो हैं कुछ लोग पहुंच गए। तो इन्होंने ना, तो जो चंदवंश जो था, चंदवंश, तो ये लोग इलाहाबाद गए और इलाहाबाद के नज़दीक एक जगह जिसका नाम है झूसी नाम की जो जगह है, तो वहाँ पर इन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था सोमचंद। तो ये सोमचंद जो था, तो ये मिला, ये राजसी परिवार का था कन्नौज के। तो इसकी फिर कुंडली दिखाई गई, और कुंडली दिखाने के बाद ज्योतिषों ने कहा कि इसमें जो है राजयोग के पूरे जो हैं इसके कुंडली में गुण हैं, और ये निश्चित रूप से जो है इस क्षेत्र में शांति स्थापित करेगा और एक महान राज्य की नींव रखेगा, ऐसा ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की। तो जब ऐसा समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसा संभव हो सकता है, तो ये लोग जो है इसको उत्तराखंड ले आए। और उत्तराखंड लाने के बाद ये जो सोमचंद है, तो सोमचंद उत्तराखंड आया। तो ये जो लोग थे ना, बीडी पांडे कहते हैं ये लोग बोरा लोग थे, जिन्हें आज बोरा भी कहते हैं, बोरा लोग थे। तो ये जो बोरा थे, तो उसमें से एक बोरा राजा था, बोरा अधिकारी था, और उसका नाम था गंभीर सिंह बोरा, गंभीर सिंह बोरा। तो ये जो गंभीर सिंह बोरा था, इसने क्या किया, गंभीर सिंह बोरा, तो इस गंभीर सिंह बोरा है ना, तो इसने क्या किया, इसने अपनी बेटी का विवाह इस सोमचंद से कराया, और सोमचंद से कराने के बाद इसे आज का जो चंपावत वाला इलाका है वहां पर 15 बीघा भूमि दान में दे दी, और इस सोमचंद ने वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ऐसा बीडी पांडे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक बात और भी बात करते हैं। यही कहानी जो है ये एटकिंसन भी बताते हैं, लेकिन एटकिंसन ये कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं इस सोमचंद को लेके आए, और सोमचंद ने जो है वो कुमाऊं में आ गया, और कुमाऊं में आने के पश्चात इस सोमचंद ने क्या किया, जब ये कुमाऊं में आ गया तो इसकी जो मुलाकात हुई ये कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव से हुई। आपको याद है ना, ब्रह्मदेव अत्याचारी राजा ब्रह्मदेव से हुई, और ब्रह्मदेव इसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ, और उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है इस सोमचंद से कर दिया, और सोमचंद को इसने 15 बीघा भूमि दी वर्तमान चंपावत वाले क्षेत्र में, और कुछ तराई वाले इस इलाके में भी 15 बीघा भूमि दी, ऐसा माना जाता है एक कहानी के अनुसार। तो थोड़ा सा कुछ अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है, मुख्यतः कहानी की बात करते हैं। इसके अलावा एटकिंसन ये भी कहते हैं कि एक कहानी और प्रचलित है। एटकिंसन कहते हैं कि हुआ ये था कि एक बार जो सोमचंद है कुछ लोगों के साथ जो है सोमचंद बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहा था, तो इसलिए वो उत्तराखंड आया, और उसकी भेंट जो है ब्रह्मदेव से हुई, और ब्रह्मदेव इसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ, और उसने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, 15 बीघा भूमि दान में दी, और उस जमीन पर इसने अपने राज्य की स्थापना की। 2 बातें हो गई। तो कुल मिला के लगभग कहानियां वैसी ही हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। तो बीडी पांडे भी और एटकिंसन भी कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, सीधी सी बात तो ये है कि कुमाऊं का जो चंद वंश है इसके आरंभिक इतिहास के बारे में बहुत प्रकाश नहीं पड़ता। उसके रीजंस हैं, रीजन इसलिए हैं क्योंकि जिस टाइम पे जब नए राजा यहाँ पे आए तो उन्होंने पुराने राजाओं के डॉक्यूमेंटेशंस को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, सारे चीज़ों को जला दिया, और इसके अलावा इतिहास लेखन पर भी बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो इसके कारण जो है शुरुआती इतिहास धुंधला सा है। लेकिन एटकिंसन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो भी हमने कहावतें सुनी हैं उन कहावतों को अगर हम देखा जाए तो वो सत्यता की कसौटी में परखी नहीं जा सकती।
लेकिन एटकिंसन ये भी कहते हैं कि जब हमने कहावतों को सुना और उसके बाद हमने विभिन्न प्रमाणों को खोजा तो वो कहावतें सही साबित हुई उन प्रमाणों की रोशनी में, और कई कहावतें तो जो है प्रमाणों से ज़्यादा सही साबित हुई। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, कुमाऊं के वातावरण में ये बात घुली, वहाँ की हवा में घुली मिली है कि सोमचंद ही इस वंश का जो है संस्थापक था, और यही बात में उनका अनुसरण करते हुए बीडी पांडे भी कहते हैं। तो कुल मिला के तो एक कॉमन बात है कि सोमचंद जो है कुमाऊं का चंद्रवंश जो है उसका संस्थापक था। तो इस प्रकार से ये लोग जो है विभिन्न कहानियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इस हिसाब से जो है सोमचंद जो है उसको अधिकांश विद्वान चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही थ्योरी है और यही एक बात है जो सोमचंद को राजा ठहरा रही है। कुछ लोग थोहरचंद को भी जो है राजा स्वीकार करते हैं। वे कौन लोग हैं, इसको इस हेडिंग में नहीं पढ़ने वाले हैं, अगली हेडिंग में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा जटिल है और उसको सरल बनाने के लिए अभी हमने संस्थापक में एक ही कहानी पढ़ी या एक ही राजा का समर्थन किया और उसका नाम है सोमचंद। लेकिन दूसरे नाम का हम इसके बाद इस अध्याय मतलब इस हेडिंग के बाद अध्ययन करने वाले हैं। अब हम चंदों की कालावधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस बात को चलिए पहले हेडिंग लिखते हैं, चंद वंश की कालावधि। तो अगर हम इस चंद्रवंश की कालावधि के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात, एक बात को जान लीजिए, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक चल रहा है। मुश्किल ही कह सकते हैं इसको, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक चल रहा है, लेकिन हम इसको सरल रूप में पढ़ लेंगे। बस थोड़ा सा हम इसमें ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ से ना केवल कालावधि को सीखने वाले हैं, बल्कि हमें चंद्रवंश के संस्थापक का जो प्रश्न अभी हम छोड़ के आए हैं उसको भी आगे पूरा करना है। अब इस बात को देखिए, इसमें क्या खास बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को देखते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों सभी लोग को ये लिस्ट दिखाई दे रही होगी, है ना। तो इस लिस्ट को देखिए, इसमें लिखा है सूची अ, इसमें लिखा है सूची ब और सूची स। दरअसल एटकिंसन ने ये 3 सूचियां दी हैं अपनी पुस्तक में, और अगर हम इसके बारे में बात करें, इस सूची के बारे में बात करें, तो ये सूचियां कहाँ से मिली हैं पहले इसको देखते हैं। तो जो पहली सूची है, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये सूची जो ये वाली है, ये सूची तो ये पंडित रुद्रदत्त पंत एक अल्मोड़ा के बहुत बड़े विद्वान थे असल में, और इनकी सहायता से जो है एटकिंसन ने कई महत्वपूर्ण काम किए, जानकार व्यक्ति थे। तो रुद्रदत्त पंत की सहायता से सूची बनाई गई थी और ये सूची वहां दी गई है। अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो दूसरी 2 सूची हैं। देखिए, एक सी सूची है जिसको हमने बौर 100 सूची कहा गया है। अब ये सूचियां कौन सी हैं, इसको भी देख लीजिए फटाफट। तो अगर हम इसको देखें तो जो सूची बौ है, अगर हम इसे देखें तो एक अल्मोड़ा के एक व्यक्ति जिनका नाम है भीम सिंह, ये एक बहुत फेमस व्यक्ति थे उस टाइम के। तो उनकी सहायता से इस सूची का निर्माण किया गया था। और एक जो सूची सी है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1849 में ना अंग्रेजों ने एक सरकारी रिपोर्ट छापी थी, और उस सरकारी रिपोर्ट में इस सूची को प्रकाशित किया गया था। यानी अंग्रेजों के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह सूची बनाई गई थी। तो सूची अ 1 है और ब और स 1 सी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल भाषा में इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, जो भी ये वर्ष लिखे हैं, यहाँ पे राजाओं के नाम लिखे हैं और यहाँ पे वर्ष लिखे हैं, और ये वर्ष जो है विक्रमी संवत में लिखे हैं। बस हमने जो पहला वर्ष है इसी को हमने एडी में लिखा हुआ है, ईस्वी में लिखा हुआ है, बाकी सब ये विक्रमी संवत में है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, हम क्या कहने वाले हैं। तो जब ये 3 सूचियां हैं, तो अगर इसके बारे में अगर आप ध्यान दीजिए, इन सूचियों के बारे में, इन सूची के बारे में ध्यान दीजिए, तो खास बात क्या है। तो खास बात वो ये है, इन सूचियों की खास बात ये है कि इसमें सोमचंद का जो काल लिखा हुआ है वो 700 एडी लिखा है, ठीक है। और इसमें सोमचंद का जो काल लिखा हुआ है वो, ठीक है ना, अगर आप इसको देखें ध्यान से, इसमें लिखा है 685 एडी, यानी लगभग 700 ईस्वी के करीब जो है चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद का काल लिखा है।
अब जब काल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस चंपावत वाले इलाके में सोमचंद ने इस समय जो है कत्यूरी या चंदवंश की नींव रख दी होगी और यहीं से समस्याएं पैदा होने लग गई। अब समस्याएं कैसे पैदा होने लग गई, उसके दो रीजन से। पहला रीजन, इस बात को याद रखिए, अगर आप इस समय को देखिए तो ये काल कत्यूरियों का नहीं है बल्कि ये काल कार्तिकेय वंश का है। लेकिन इस बात को भी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है उस बात को देखिए। इस बात को देखिए, अगर आप 700 कहें या 685 कहें तो लगभग 700 ईस्वी है ना। अब हुआ दिक्कत इस बात की है कि हमने अभी एक कहानी पढ़ी थी कि सोमचंद को बुला के लाए थे और सोमचंद यहां आया था, एटकिंसन ने कहा था, और कत्यूरी राजा से खुश हुआ था उसको देखते हुए और अपनी बेटी का विवाह उससे किया था। कत्यूरी राजा नहीं, ब्रह्मदेव। दूसरे में हमने कहा था, एटकिंसन ने कहा था कि कत्यूरी जो सोमचंद थे तो वो क्या करके उसने क्या किया कि वो बद्रीनाथ की यात्रा पे गया था और वहां पर जो है इस यात्रा के दौरान ब्रह्मदेव से मुलाकात हुई। ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी का विवाह जो है इसके साथ किया, 15 बीघा भूमि दान दे दी। तो कुल मिलाकर इन दोनों कहानियों का सार ये था कि जो सोमचंद है उसकी मुलाकात कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव से हुई और उसके बाद उसने उसको अपना उत्तराधिकारी चुना। तो यहां से समस्या पैदा होने लगी। तो समस्या इसलिए पैदा होने लगी, अगर आप टाइमलाइन को देखें, इस टाइमलाइन को देखें तो ये कत्यूरी की टाइमलाइन मान लेते हैं, इस टाइमलाइन को इधर लिख लेते हैं, ये कत्यूरी की टाइमलाइन है। और याद कीजिए हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ब्रह्मदेव अंतिम कत्यूरी राजाओं में से एक था। ब्रह्मदेव अंतिम कत्यूरी राजाओं में से एक था, यानी वो बाद में आ रहा है, जबकि इस वंश की स्थापना लगभग 700 के आसपास हो रही है और ब्रह्मदेव तो बहुत बाद में पैदा हुआ था। तो जब ब्रह्मदेव बाद में पैदा हुआ था, सोमचंद पहले आ गया था, तो सोमचंद ब्रह्मदेव से मुलाकात कैसे कर सकता है? यहां पर सारा इतिहास गड़बड़ा जाता है कि ब्रह्मदेव बाद में पैदा हुआ, अंतिम कत्यूरी राजाओं में से एक था, और जबकि इन तीनों लिस्ट के अनुसार जो है सोमचंद बहुत पहले आ चुका है। तो यहां से गड़बड़ पैदा हो जाती है, और जब गड़बड़ पैदा हो जाती है तो यहां से हमारे विद्वान सर पीट के बैठे हुए हैं, और जब सर पीट के बैठे हुए हैं तो एटकिंसन ने एक सुझाव दिया। एटकिंसन ने कहा कि हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं इस बात को समझिए, या 2-3 तरीके हैं इस बात को समझिए। पहली बात, एटकिंसन ने यह कहा कि आप शुरुआती राजाओं को काल्पनिक मान लीजिए कि राजा थे ही नहीं, ठीक है ना, ये राजाओं का अस्तित्व नहीं था, और जब आप इसको काल्पनिक मान लेते हैं तो मामला सुलझ जाएगा, यानी शुरुआत के ये पिछला वाला समय खत्म हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, मेरी बातों में ध्यान दीजिएगा, सरल बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो एटकिंसन ने कहा 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप टाइम को ठीक कीजिए या राजाओं को काल्पनिक मान लीजिए। अब दूसरा तरीका उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि उन्होंने कहा एटकिंसन ने कि शुरुआती राजाओं को या तो काल्पनिक मान लीजिए जो लिस्ट में दिए गए हैं, और या तो आप एक काम कर सकते हैं, उस कहानी को थोड़ा फेरबदल कर दीजिए। कौन सा? कि सोमचंद की मुलाकात ब्रह्मदेव से हुई थी। अगर यह मान लिया जाए कि उस सोमचंद आया था और उसका विवाह एक पहाड़ी महिला से हुआ था, और यह कहानी बाद में लोगों द्वारा जोड़ दी गई होगी कि वो ब्रह्मदेव था, तो हमारा काम बन जाएगा, फिर हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। दिक्कत इस बात की है कि सोमचंद पुराना आदमी है और ब्रह्मदेव नया आदमी है, बात का आदमी है, और उन दोनों की मुलाकात कराने से गड़बड़ पैदा हो रही है। अगर आप सोमचंद को काल्पनिक मान लेते हैं तो समस्या खत्म, या सोमचंद को वास्तविक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो मानते हैं, जैसा कि हमारी किंवदंतियां भी कहती है कि हाँ सोमचंद था और ये आम जनमानस में घुली हुई बात है, तो आप ब्रह्मदेव शब्द को मिटा दीजिए और वहां पे लिख दीजिए कत्यूरी राजा। तो यहां से समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसीलिए एटकिंसन ने क्या काम किया? एटकिंसन ने यह कह दिया कि कौन सा तरीका बेहतर है। सोमचंद को ऐतिहासिक ही मानिए क्योंकि हमारी किंवदंतियां ऐसा कह रही हैं और वो बहुत ज्यादा प्रमाणिक रूप है, इसीलिए उसको आप मानिए ऐतिहासिक वंश, लेकिन साथ में वहां पे ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग ना कीजिए। और ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग ना करने से इसका फायदा ये हो जाएगा कि हमें इन दोनों का मिलान नहीं करना पड़ेगा और हम बहुत बड़ी समस्या से पार हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। तो
इसीलिए ना, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं फिर दोहरा दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मेल भी किया था और व्हाट्सएप ज़्यादा किए थे, तो उन्होंने पूछा था कि उत्तराखंड की बुक के लिए मैं क्या करूं करके, तो शायद उन्होंने शुरुआती वीडियो नहीं देखे थे। तो मैं फिर कह दूं, जिन लोगों ने शुरुआती वीडियो नहीं देखे हैं, देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो ये 2 किताबें आप ले लीजिएगा, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ज्ञान गंगा उत्तराखंड डालिएगा फ्लिपकार्ट या अमेजॉन में ईजिली मिल जाएंगे। तो उसमें ये सारी गूढ़ बातों का सरलता से विश्लेषण है, और उत्तराखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी, सब कुछ है इसमें। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इन किताबों के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समय का अभाव होने से मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं जल्दी ऐसा करूंगा, लेकिन तब तक आप इतनी बातें समझ लीजिए, ये सारी समस्याओं का समाधान है। चलिए, तो अब इस बात को समझिए। तो अब चलते हैं संस्थापक के रूप में। तो एटकिंसन ने सोमचंद को काल्पनिक नहीं माना, उन्होंने इसको एक व्यक्ति माना, वास्तविक व्यक्ति माना, और इसलिए उन्होंने एक शब्द को बदल दिया। उन्होंने क्या शब्द बदला? उन्होंने कहा कि वहां पे एक शब्द जोड़ दीजिए, ब्रह्मदेव हटा दीजिए। एक तरीका ये हो सकता है। अच्छा, अब एक शब्द और है जिसमें आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस बात को बहुत सरलता से देखेंगे। अगर आप इन लिस्टों को देखें तो कुछ राजा हैं और उसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है, खशिया अराजकता का काल। एक शब्द लिखा हुआ, यहीं पे टिपिकल है, ध्यान सुनिएगा, खशिया अराजकता का काल। कहने का मतलब वो ये है, लंबे समय तक 8 राजाओं ने राज किया, उसके बाद चंदों का राजपाट खत्म हो गया। और जब चंदों का राजपाट कुछ लगभग 200 वर्षों के लिए खत्म हो गया, उस टाइम पे उत्तराखंड की एक लोकल जाति थी, इसका नाम था खश। तो वो लोग, आगे भी बात करेंगे, कई बार ये आएगा, तो जो खश है वो खश जीत गए, चंदों का राजपाट खत्म हो गया 200 साल के लिए, और फिर उसके बाद खश दोबारा आ जाएंगे, चंद दोबारा आ जाएंगे। तो टाइम को एडजस्ट करने के लिए एटकिंसन ने एक ट्रिक निकाली। उन्होंने कहा कि खशिया काल और चंद काल दोनों एक दूसरे के समानांतर थे। इसका मतलब है कि एक हिस्से में कुमाऊं में यानी चंपावत में खश राज कर रहे थे और एक में चंद ही राज कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि बीच में कोई गैपिंग नहीं आई, और गैपिंग नहीं आई तो इससे उन्होंने टाइम को मैनेज कर दिया। अब टाइम को मैनेज कैसे करा, इस बात को देखिए। इस काल को देखिए, लगभग 700 है, और 700 के बीच में 200 को खशिया काल आ रहा है, यानी 900 हो गया। फिर वो 900 से जो है आगे चंदों को आगे तक ले जाते हैं, गोरखों के आने तक। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, एक काम करो, सुनो, ये 200 को रहने दो ऐसे ही, ये 200 अपनी जगह पे अपना रहते हैं, और चंदों को, शासन को तोड़ो मत बीच में से। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका साइमल्टेनियसली हो जाएगा, तो ये काल आगे को खिसक जाएगा। तो वो कहते हैं कि चंदों की स्थापना लगभग 953 एडी में हुई थी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? मुझे लगता है कि एक मुश्किल बात है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। हम फिर दोहराते हैं इस बात के लिए। हमने ये कहा सरल भाषा में कि एटकिंसन ये कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव की बेटी से सोमचंद का विवाह ना कराइए, क्योंकि कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समय को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव बाद में पैदा हुआ, सोमचंद पहले आ गया है, पहली बात। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि या तो ब्रह्मदेव को ही खत्म करिए या सोमचंद को खत्म करिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मदेव को नाम हटाना ठीक रहेगा, क्योंकि सोमचंद को व्यक्तित्व मान रहे हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारी किंवदंती उसके संबंध में है और उसके बाद के राजाओं के संबंध में भी है, तो इसलिए उनको काल्पनिक ना मानिए। एक बात, और वो ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आगे फिर आएगा ये दोबारा से सरल भाषा में। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना, ये 700 के करीब तो नहीं हुआ होगा ये वंश स्थापित, बल्कि ये 953 एडी के आसपास जो है चंद वंश की नींव सोमचंद ने डाली होगी, ऐसा उनका कहना है। तो खशिया काल को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, फिर से आगे बात करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम इसके बारे में बात करें, तो एक दिनांक और आ गई, और वो दिनांक है 953 एडी की। ठीक है, अब यहीं से विद्वानों का दूसरा वर्ग पैदा होता है, और उसमें है फ्रेजर, उसमें है हैमिल्टन, फ्रेजर, हैमिल्टन, और इसके अलावा यशवंत सिंह कटौच। तो ये लोगों ने वही बात कही जो एटकिंसन ने कही। इन लोगों ने कह दिया कि शुरुआती राजा नहीं थे, और थोहरचंद जो है, और थोहरचंद इस वंश का संस्थापक था, क्योंकि इन लोगों ने डेट को तो वैसे ही रहने दिया, लेकिन राजाओं को खत्म कर दिया, यानी शुरुआती राजाओं को ही हटा दिया। कि और अगर लिस्ट के हिसाब से देखें, लिस्टों के हिसाब से, तो थोहरचंद 23वां राजा बैठता है।
23वां शासक बैठता है। और इस 23वें शासक के कारण क्या हुआ है कि एक विचारधारा पैदा हो गई कि सोमचंद नहीं बल्कि थोरचंद राजा है। इसी गड़बड़ी को मैनेज करने के लिए उन्होंने व्यक्ति को हटा दिया, न कि दिनांक को। अब फिर आप याद कीजिए एटकिंसन की बातें, जिसको बीडी पांडे ने भी फॉलो किया था। एटकिंसन ने कहा तमाम किंवदंतियां, किस्से, कहानी, मुहावरों में सोमचंद है, और ये इतने अच्छे ढंग से घुली मिली हैं कि जब हमने इनको जांचा तो ये हमारी जो किंवदंतियां हैं ये प्रमाणिकता की कसौटी में खरी उतरी और इन पे पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता था। इसीलिए एक कॉमन बात अब हम विद्यार्थियों के हिसाब से देखें तो क्या, तो इसलिए हम विद्यार्थियों के हिसाब से एटकिंसन का कथन याद रखेंगे कि चंद वंश का जो संस्थापक है वो सोमचंद को माना जाता है। ईयर कब वो स्थापित हुआ था ये डाउटफुल है। एक कह रही है लिस्ट जो कह रही है वो कह रही है 685 ईस्वी, एक कह रही है 700 ईस्वी, और इसी को बीडी पांडे भी ओके करते हैं। लेकिन साथ में जो हमारे एटकिंसन है वो कहते हैं कि 953 के आसपास जो है सोमचंद आया होगा, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि उन्होंने खसकाल के साथ थोड़ी सी छेड़ाखानी की थी। छेड़ाखानी समझ में आई, ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ही राजाओं को पढ़ने के, इन राजाओं को जब पढ़ लेंगे तो दोबारा खसिया काल वहां पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 हेडिंग का समाधान हुआ। पहली बात क्या कि सोमचंद चंदों का संस्थापक था, चंदों के स्थापना, वंश की स्थापना उसी ने की, लेकिन और थोरचंद को मानने वाले लोग कम हैं और इस बात को बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं किया जाता। और इसके अलावा दूसरी बात ये हो गई कि इस काल के समय में ठीक ठीक नींव कब पड़ी ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। अब हम चंदों के शासकों को पढ़ने वाले हैं। ये ढेर सारे शासक हैं और इनको पढ़ने में हमें बहुत समय लगने वाला है। लगभग 60-62 राजा जो हैं टोटल आने वाले हैं, जिनका हम विस्तार से और सरलता से अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले अगर राजा के बारे में बात करें, अच्छा पहले एक काम करते हैं कि जो अभी हमने इसको कालावधि के बारे में लिखा था उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने बात की थी सूची के अनुसार जो एक समय निकल कर आया था वो निकल कर आया था 685 AD, या एक सूची निकल कर आई थी 700 AD, जिसको बीडी पांडे भी इनका समर्थन करते हैं। और यहाँ पे बीडी पांडे लिख लेते हैं, बीडी पांडे। और एक है एटकिंसन, तो एटकिंसन ने भी अपना समय दिया था और ये समय बैठा था हमारा 953 AD। तो कौन सी सही है कह नहीं सकते, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब अभी ठीक से अभिलेख नहीं मिले, जब मिल जाएंगे ये भी दूर हो जाएगा। तो कुल मिला के तो इससे कोई प्रश्न नहीं बन सकता कि सोमचंद ने किस वर्ष चंद वंश की स्थापना की, पहली बात। चलिए तो अब देखिए जरा ध्यान से, या तो हम बीडी पांडे के हिसाब से राजाओं को पढ़ते चले जाएं या हम एटकिंसन के हिसाब से राजाओं को पढ़ते चले जाएं। तो कुल मिला के तो हम बीडी पांडे जो हैं उनके जो उन्होंने समय दिया है राजाओं का, उसके अनुसार हम इनको अध्ययन करने वाले हैं। तो जो पहला शासक है हमारा, पहला शासक, तो इसका नाम है सोमचंद। जो पहला शासक है हमारा और इसका नाम है सोमचंद, ठीक है। तो अगर हम सोमचंद के बारे में बात करें तो देखिए, अगर एटकिंसन होंगे तो वो कहेंगे 953 से लेके 974 AD, और अगर बीडी पांडे होंगे तो वो कहेंगे 700 से लेके 721 AD, ठीक है। तो अभी हमने दोनों के ईयर लिख दिए, आगे चल के हम केवल एक ही को लिखेंगे, बीडी पांडे को ही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, ये रहा हमारा। तो जो सोमचंद है, तो सोमचंद के बारे में बात करते हैं कि इस राजा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या क्या रही। और अब हम इसके बारे में अगर हम जरा ध्यान से देखें तो हुआ क्या है। तो हुआ यह था कि उस कहानी को देखते हैं जिस कहानी के बारे में पहले बात की थी, और हमने कहा था कि एक व्यक्ति आया था या बुलाया गया था यहाँ के लोगों के द्वारा, या खुद ही बद्रीनाथ की यात्रा में आया था, और उसका नाम था सोमचंद। तो जब वो उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड आने के बाद वो जो है उसको जमीन मिली यहाँ पे चंपावत में, या तो उसे किसी अधिकारी ने उसे जमीन दी या किसी कत्यूरी राजा ने जमीन दी, कुल मिला के उसको जमीन मिली। और उसने यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर जो जगह है चंपावत में, सुई या सुयो नाम की जगह पर, सुयो में उसने सबसे पहले क्या किया, इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, याद करना थोड़ा सरल हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो उसने सुयो या सुई नामक स्थान पर उसने अपना एक किला बनाया,
और इसका नाम था राजबूंगा। राजबूंगा, राज मतलब राजा का और बूंगा मतलब किला। तो इसका नाम थोड़ा सा अलग रखा गया, इसलिए रखा गया ताकि अधिकारियों के लोग से ये नाम अलग सा नजर आए। तो इसने वहां पे राजबूंगा का किला बनाया और अपनी शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया। लेकिन आपको याद कीजिए कि यहाँ चल क्या रहा था। यहाँ कत्यूरी राजकुमारों के कारण अशांति फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों को सामना जनता कर रही थी और इन सभी समस्याओं से सोमचंद को ऊपर उठना था, उन पर नियंत्रण रखना था। तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ। तो उसने क्या किया, सबसे पहले इस सोमचंद ने जो यहाँ के जो लड़ाकू समुदाय थे ना, लड़ाकू समुदाय, और इन लड़ाकू समुदाय को आल कहा जाता था, आल, ठीक है ना। तो ये जो आल थे, ये प्रमुख कौन कौन से आल थे इसको देखिए, ढेर सारे आल थे, जैसे कि चौधरी है, चौधरी है, जैसे कि कार्की है, कार्की, बोरा, बोरा और तड़ागी। तो ये जो लड़ाकू जातियां थी, तो सोमचंद ने जो है इनके साथ सम्मान का व्यवहार किया और इनको जो है पर्याप्त सम्मान दिया। और कहा जाता है कि ना एक कालू तड़ागी था, कालू तड़ागी, कालू तड़ागी एक महत्वपूर्ण सेनापति था, कालू तड़ागी। तो इसके सहायता से ये इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुआ। और एक विद्वान है जिनका नाम था जोध सिंह नेगी, जिनका नाम है जोध सिंह नेगी, जोध सिंह नेगी। तो ये जो विद्वान है ये कहते हैं कि इस कालू तड़ागी के नाम पर ही ये जो चंपावत वाला जो क्षेत्र था इसे काली कुमाऊं कहा जाता था। हालांकि इस नाम के पीछे और भी कई कहानियां हैं जो हम बाद में सीखेंगे। काली कुमाऊं कहा जाता था, ऐसा ठाकुर जोध सिंह नेगी लिखते हैं। चलिए, तो इसने क्या किया, इन आलों को जो है जो चौधरी है, कार्की, बोरा, तड़ागी, इनको सम्मान दिया और ऊंचे ऊंचे पद दिए। और खास बात है, जब ये 4 आल थे तो इनको सामूहिक रूप से इन आलों को 4 आल भी कहते हैं, 4 आल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात वो ये है, दूसरी बात ये है कि ये जो अलग अलग समुदाय थे, लड़ाकू समुदाय थे कत्यूरों के टाइम पर, और इन समुदायों में 2 धड़े और थे। और एक धड़ा था मेहराओं का, जिन्हें कुमाऊं क्षेत्र में मारा, काली कुमाऊं यानी कि चंपावत क्षेत्र में मारा, और शेष कुमाऊं में मेहरा कहते थे, शेष कुमाऊं में मेहरा कहते थे। तो एक समुदाय ये था, और दूसरा जो समुदाय था वो था फर्त्यालों का, फर्त्याल, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति विभिन्न जातियों, सोसाइटी एंड कल्चर में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी जातियां मुख्यतः, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, क्या कहानियां थी। अभी एक बात सुन लीजिए, जो एटकिंसन है वो कहते हैं कि जो मारा है मेहरा है, तो ये लोग जो हैं काली कुमाऊं यानी चंपावत वाले क्षेत्र में जो है मारा कहलाते थे, और शेष कुमाऊं में जो है ये मेहरा कहलाते थे। और ये मुख्यतः है ना, ये जो लोग हैं ये राजा के कहार थे, राजा के कहार, कहार जिन्हें डांडी वाला भी कहते हैं, कहार या डांडी वाला, डांडी वाला। आप समझते हैं कहार जो पालकी को उठाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा एटकिंसन कहते हैं कि महाराज वो लोग थे जो कत्यूरों के टाइम पे क्या काम करते थे, जो कत्यूरों के टाइम पे ये वाला काम करते थे। तो इस प्रकार से वो अपने विचार देते हैं, जिसके बारे में हम आगे से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो ये मेहरा फर्त्याल जो धड़े थे ना, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा इनमें शत्रुता थी। और एटकिंसन कहते हैं कि आज भी हमारे टाइम पे जब हमारा कुमाऊं पे अधिकार हुआ, यानी पूरे उत्तराखंड में अधिकार हुआ, तो ये धड़े आज भी शत्रु हैं और 800 साल पहले भी शत्रु थे। यानी कि 1000 साल से चली आ रही इनकी शत्रुता में मुझे कोई भी कमी नहीं आती, ऐसा एटकिंसन लिखते हैं। तो हुआ क्या था, अब इस बात को देखिए। तो ये जो पूरा जो कुमाऊं का जो क्षेत्र था ना, ये जो लड़ाकू जातियां थी, तो वो कोई मेहरा गुट का समर्थन करता था और कोई फर्त्याल गुट का समर्थन करता था। तो इसलिए ये वाला जो क्षेत्र था ये दो हिस्सों में विभाजित हो गया था, एक थे मेहरा और एक थे फर्त्याल।
तो ये जो सोमचंद था, तो इस लड़ाई को भी निपटाना था सोमचंद ने, क्योंकि हर कोई ना कोई इसका समर्थन करता था और इसी कारण लोगों का जीवन बहुत दुखमय हो गया था। तो जब सोमचंद आया तो उसने महराओं को और फरत्यालों को राज्य में बराबर सम्मान दिया, उनको दोनों माना गया, बराबर बिहेव किया गया। अगर टीका भी लगाना है तो दोनों हाथों से एक एक मुखिया को टीका एक साथ लगाया जाएगा, आगे पीछे नहीं लगाया जाएगा। तो हर क्षेत्र में उसने बराबरी का व्यवहार किया, जिससे ही धड़े शांत हुए और इसी के कारण जो है कुमाऊं क्षेत्र में यानी कि इस चंद राज्य में जो है शांति स्थापित हो पाई। अब बात करते हैं आगे। तो अगर हम बात करें ये जो सोमचंद है ना, हाँ चलिए पहले इनके बारे में और बात कर लेते हैं। तो जो मेहरा है ना, मेहरा और फरत्याल के बारे में बात करें तो मेहरा का जो किला था वो कटोलगढ़ में था और इनका जो किला था वो डुंगरी में था। ये गांव थे, वहां पे किले थे। तो ये जो चाराल हैं, चाराल, तो इन चारालों के बारे में बात करें या इनके बारे में बात करें तो मेहराओं का जो है और ये इनका जो है अलग अलग इलाकों में था और इनके पास जो है अपना निश्चित एक झंडा, उसका नाम चिन्ह वगैरह वगैरह होता था। इनके पास सेनाएं भी होती थी इन धड़ों के पास, जो राजा के किले को चारों ओर से घेरे रखते थे और दुश्मन अगर जब किस टाइम पे आक्रमण होगा तो उस टाइम पर ये उससे लोहा लेते थे। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। अब हम बात, ये तो हो गया इन लड़ाकू धड़ों के बारे में। इसके अलावा ये जो सोमचंद है ना, तो सोमचंद जो है इसने क्या किया, जो सैन्य यानी सेना का जो सैन्य एवं सिविल यानी कि नागरिक प्रशासन था, प्रशासन, नागरिक प्रशासन, तो उसमें इसने ना जोशियों को नियुक्त किया, जोशियों को नियुक्त किया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ बड़े ब्राह्मण भी थे जिनमें मुख्यतः बिस्ट और पांडे थे, बिस्ट एवं पांडे थे। तो ये जो बिस्ट और पांडे थे तो इनके ऊंचे ऊंचे पद दिए गए, जैसे इन्हें वैद्य का पद दिया गया, राजवैद्य का पद दिया गया, जैसे इन्हें गुरु का पद दिया गया, जैसे इन्हें पुरोहित का पद दिया गया, जैसे इन्हें रसोइये का पद दिया गया। ये महत्वपूर्ण पद होता था, रसोई में पद दिए गए क्योंकि विश्वास पात्र व्यक्ति को ही रसोई में भेजा जाएगा, तो इनको महत्वपूर्ण पद दिए गए। और ये जो ब्राह्मण थे ना, इन ब्राह्मणों को चौतरा ब्राह्मण, चौतरा या चौथानी ब्राह्मण कहा जाता था, चौथानी ब्राह्मण कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था, ये नाम क्यों दिया गया, वो इसलिए दिया गया क्योंकि इन लोगों का मतलब इन लोगों के बारे में कहा जाता था कि ये राजा का 1/4 कार्य इन्हीं के द्वारा संपादित होता था, इसलिए इनको चौथानी या चौतरा ब्राह्मण कहा जाता था। इसके अलावा ये तो हो गया दरबारी मैनेजमेंट ना। इसके बाद इसने क्या किया, तो देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो उत्तराखंड या जो इनका राज्य था, चंपावत वाला जो इलाका था, तो यहाँ पर इन्होंने देखिए गांव जो होते हैं वो शासन की और राजस्व की इकाई होते हैं, टैक्स वहीं से मिलता है। तो इसने अब राजस्व के महत्व को स्वीकार करते हुए क्या किया, उस पर भी ध्यान दिया। तो जब ध्यान दिया तो हुआ ये था कि कत्यूरों के टाइम पे क्या हुआ था ना, कत्यूरों के टाइम पे क्या हुआ था कि मैं थोड़ा पानी ले लूं। कि दो गांव थे, एक का नाम था चौकर, ये दिखाई नहीं देगा शायद, एक का नाम था चौकर और एक का नाम था पुंगड़। तो इस गांव के राजस्व अधिकारी इससे मिलने आए, ठीक है ना, और वो सयाना, बूढ़ा या कमीना कहलाते थे। ठीक है, ये राजस्व अधिकारी हैं, तो इनको आज हम कुछ और अर्थ निकालते हैं इनका, लेकिन ये उस टाइम पे राजस्व वसूलते थे और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। तो चौकर और पुंगड़ के जो हैं ये सयाना, बूढ़ा, कमीना आए और इन्होंने कहा राजा सोमचंद से कि महाराज ये हमारा पुश्तैनी काम है और आज से नहीं, जब दैत्यों का शासन हुआ करता था
तब से हमें ये काम वंशानुगत प्राप्त हुआ है, इसलिए काम हमें दे दिया जाए। सोमचंद इस बात से सहमत हुआ और सोमचंद ने इनके काम को लौटा दिया। और इस प्रकार से तो इनका काम था मुख्यतः गांव से राजस्व की वसूली करना। इनका काम था राजस्व संग्रह करना। और दूसरी बात है कि न्याय व्यवस्था गांव में बनाए रखना, यानी कि जितने भी समस्याओं का समाधान होगा न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ये इनका मुख्य काम था। तो सयाना बूढ़ा कमीना जैसे अधिकारी की भी इसने नियुक्ति की। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो ये जो सोमचंद था ना, सोमचंद, अब इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और वे महत्वपूर्ण बात क्या है इधर देखिए। ये है उत्तराखंड। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो आज का जो चंपावत वाला इलाका है, ये हमारा चंपावत है। तो यहाँ पर इसके एक हिस्से में इसने नवीन राज्य की स्थापना की, तो ये राज्य चंपावत कहलाया। तो अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो इसके आगे हमारा नेपाल देश है ना, आज नेपाल, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो पश्चिमी नेपाल है, तो यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम था डोटी। आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होगा कि ये कत्यूरी ही थे। कत्यूरियों का एक शासक यहाँ चला गया था। अब हम कहानी को ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। तो इससे डोटी राज्य की स्थापना हुई। तो इंपॉर्टेंट बात है कि डोटी राज्यों के अधीन ही चंपावत था और सोमचंद्र एक स्वतंत्र राजा नहीं है, बल्कि वो डोटी राज्य का एक अधीनस्थ सामंत है। और इसीलिए सोमचंद हर साल और उसके उत्तराधिकारी भी लंबे समय तक डोटी राज्य को हर साल टैक्स पे करेंगे, खिराज देंगे। तो ये जो है डोटियों के सामंत थे, डोटी के सामंत थे, चंद सामंत थे। और भारतीय चंद के समय ये अपने आप को स्वतंत्र करा लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट बात वो ये है ना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डोटी के राजा थे, डोटी के राजा हैं, तो डोटी के राजा अपने नाम के साथ रैका या राई की उपाधि जोड़ते थे। दोबारा बात सुनिएगा, जो सबसे ऊपर के शासक थे डोटी के शासक, तो उनके नाम के साथ उनको रैका राजा या राई राजा कहते थे। और ये रैका या राई राजा अपने अधीनस्थ सामंतों को राजा की उपाधि धारण करने की अनुमति देते थे। इसीलिए सोमचंद ने अपने नाम के साथ या उसके उत्तराधिकारी अपने नाम के साथ राजा शब्द लगा सकते थे। लेकिन जब चंद सत्ता में आएंगे, सबको पराजित कर देंगे, तो अपने अधीनस्थ राजाओं को वो किसी भी प्रकार की उपाधि धारण करने की अनुमति नहीं देंगे। तो ये है सोमचंद, जिसने 15 बीघा भूमि जमीन में जो है महान चंद वंश की स्थापना की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लड़ाकू जो धड़े हैं उनको नियंत्रित किया, एक अच्छे राजस्व प्रशासन की नींव डाली और इस प्रकार से वो इस महान वंश के संस्थापक बनने का श्रेय हासिल कर सका। तो मुझे लगता है कि हमारा वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो चुकी है, तो आज हम इतना ही करते हैं इसमें और इसे चंदों का पहला भाग मान लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमें लगभग 60-62 राजा पढ़ने हैं। इसका मतलब है कि कई खंडों में यह वीडियो हमारा या ये वंश हमारा कंप्लीट हो पाएगा और हम इसको बहुत सरलता के साथ पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा, ऐसे हम पूरा प्रयास करेंगे अपना। तो लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। देखिए, आप याद कीजिए, जब हम बात कर रहे थे कुड़िंदों के बारे में, तो हमने एक शब्द सुना था वहाँ पे और उस शब्द का नाम था पीपीली का स्वर्ण। पीपीली का स्वर्ण, ये शब्द सुना था। तो अब आप लोगों के लिए प्रश्न ये है कि पीपली का स्वर्ण का मतलब क्या होता है, आपने ये बताना है। तो आज इतना ही करते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।